आप सबको मेरा नमस्कार। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ किस्से, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है। और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। ये पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की ये फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद। और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है। बुजुर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कार्यकर्ताओं तक सब पता था नरेंद्र मोदी को। सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। 11 जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है, इसके ये कुकृत्य है, ये बातें सामने आई हैं, इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। पहले लिखा और उसके बाद बीजेपी के आला कमान को सूचित किया, प्रेस वार्ता की। उसके बाद
फरवरी और मार्च में फर्जी चाणक्य इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पे जाते हैं, मैसूर पहुंचते हैं और तब पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़, पूर्व विधायक एटी रामास्वामी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ उनको कहा ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए, इसके यौन कुकृत्य के चर्चे बहुत फैले हुए हैं, इसने हर उम्र की औरत का शोषण किया है, इसके तमाम हजारों वीडियो पेन ड्राइव पर हैं, इसने सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करी है। मार्च तक अमित शाह से मिलकर बीजेपी के पूर्व विधायकों ने, उनके नेताओं ने मैसूरू में यह बात कही। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटका की महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जैसे ही उनके जानकारी में यह आया, उन्होंने एसपी को नोटिस जारी की और सीएम से इस भयावह घटना पर एसआईटी के गठन की मांग करी। अगले दिन एसआईटी गठित हुआ और जैसे ही एसआईटी गठित होता है, हासन का ये उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी का चहेता, उनका दुलारा, उनके वृहद परिवार का हिस्सा, ये देश छोड़कर भाग जाता है। एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है, एसआईटी हर संभव प्रयास कर रही है इसके प्रत्यार्पण का, कि भारत लाके इसकी जांच पूरी की जा सके। लेकिन आज सवाल यह है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, ये सब बातें फर्जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति ने, उनके साझा उम्मीदवार ने क्या किया, वो सब जानते थे और उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया। तो आज प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, देश की महिला बाल विकास मंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, मौन धारण कर लेती हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो, वो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलती है और वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और देश का महिला आयोग, रेखा शर्मा, जो चश्मा उतारेंगी नहीं, क्योंकि चश्मे से बीजेपी और घटक दल के कोई अपराध नजर नहीं आते, उनको तो मानो सांप सूंघ गया है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजेंगी विपक्ष को, लेकिन भाजपा के कुकृत्यों को, भाजपा के घटक दलों के कुकृत्यों को, इतने जघन्य अपराधी का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नील बटा सन्नाटा। तो अगर इस दरिंदे से घिन आती है, उससे ज्यादा घिन उन लोगों से आती है जो इसको संरक्षण देते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उन लोगों का साथ दिया है जो महिलाओं का शोषण करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी तब हुई थी, जो दोषी पाए गए थे हत्या और बलात्कार के, गिरफ्तारी तब हुई थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोलना पड़ा था, चिन्मयानंद पर कोर्ट को बोलना पड़ा था, सोनभद्र के विधायक राम दुलार गोंड जो पॉक्सो में नाबालिग के रेप के दोषी पाए गए, उनको टिकट तब दिया था जब उनके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बिल्किस बानो हो, और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है। लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं, आज तक उसका टिकट नहीं काट पाए हैं। और मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। हर बार आधी आबादी के खिलाफ जघन्य कुकृत्य करने वालों के साथ नरेंद्र मोदी क्यों खड़े होते हैं? हर बार वो चुप क्यों रहते हैं? हर बार स्मृति ईरानी और महिला आयोग को सांप क्यों सूंघ जाता है? और मैं आपके माध्यम से आपके सीनियर मूर्धन्य पत्रकारों से भी सवाल पूछती हूं, क्यों है इतना सन्नाटा? कितने शो हो रहे हैं इस पर? कितनी टिप्पणियां लिखी जा रही हैं पेपर पर? कितने एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे? आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है।
और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम, ऐसे लोगों को राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का काम खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। यह असलियत है। I will very briefly make a small statement in English on this. This gentleman right here is former Prime Minister H.D. Devgowda's grandson, Prajwal Revanna. He is the MP from Hassan in Karnataka. He is also the joint candidate of Narendra Modi's BJP and its ally JDS. This man has been alleged and has been found on video, and not one and not two, but thousands of videos in which he's molesting women, in which he's doing heinous crimes against women, and women from all age group. These women are domestic household workers who work at his house. They are party workers. They are his MPs. That's the kind of man he is. Thousands of videos, hundreds of women whose life have been destroyed by this man. A 63-year-old house help, a woman old enough to be his mother, maybe his grandmother, is seen pleading on one of the videos saying, "Don't do this to me. Don't record this. Don't do this to me." 63-year-old woman. And still, he is the joint candidate of Narendra Modi's BJP and his ally JDS. Did Mr. Modi not know about him? He knew every single thing. He knew exactly about the videos. He knew exactly who this guy was. He knew exactly the women who had been molested. Because on the 13th of December, 2023, his own leader, Devaraj Gowda, wrote to the Prime Minister and to the BJP President and to the local unit of the BJP, talking about the pen drives, talking about the sexual misconduct. In fact, in January 2024, the same leader, Devaraj Gowda, did a press conference which was in the public domain. He spoke about the sexual misconduct. He spoke about the molest. He spoke about those thousands of videos. And not just that, in February and March, when Amit Shah visited Mysuru to stitch that alliance, he was told by not one, but multiple BJP leaders, from Pritam Gowda to A.T. Ramaswamy to thousands of workers in the BJP, who told him, "Do not make Prajwal Revanna your candidate in Karnataka. Do not announce his candidature, because he is known to be a man who inflicts sexual violence on women. He is found to be inappropriately behaving with women on camera. These women are from different stratas of society. They belong to different age groups." And yet on the 14th of April, you find the Prime Minister sharing the stage with Prajwal Revanna. The Prime Minister doesn't just praise him, he asks for votes in his favor. That's who the Prime Minister is. Is this the first time that the Prime Minister has stood with perpetrators of crime against women? No. Will this be the last? I don't know about that. With Mr. Modi, you never know. This will perhaps not be the last. But it needs to be pointed out that the moment this was taken up by the Commission for Women in Karnataka, they issued a notice to the SP. They asked the government to set up an SIT, and SIT was set up. The very same day, this man absconded and ran away to Europe. We are looking at his extradition, and the SIT will ensure that he faces the whole might of Indian law. But there are some questions that will be posed before Narendra Modi. And those questions include his silence. Those questions include his blessing. Those questions include his absolute know-how. And those questions will include, why did he make this man his candidate? Why is Smriti Irani quiet? Where is the National Commission for Women? They are only interested in issuing notices to members of India's opposition. What about perpetrators of crime like this? Where is Rekha Sharma? Is she hibernating? Is she on a holiday? Is she writing those filthy tweets that she writes? That's what we want to know. But where is the Prime Minister, and what is the explanation he has? Despite knowing every detail, how could you make a man who is so engrossed in sexual violence, sexual crime against women, your candidate? But has this happened for the first time? No.
You must remember that in Unnao, Kuldeep Singh Sengar was arrested only after the courts intervened. Chinmayanand was arrested only after the courts intervened. Ram Dular Gond, their MLA from Sonbhadra, who has now been found guilty of raping a minor under the POCSO Act, was given a ticket when the POCSO case was going on against him. Have you forgotten Brij Bhushan Sharan Singh? Have you forgotten that he is a sexual offender? Have you forgotten he's been named in a charge sheet? Have you forgotten the BJP has not been able to act against him? Have you forgotten Ankita Bhandari? Have you forgotten Bilkis Bano? Each time there is a crime against women, the Prime Minister, his government, his machinery, and the BJP are always protecting the perpetrators of this crime and not the women, not the victims. That is the question today. आपके सवालों का स्वागत है. अगर आप इस पर सवाल पहले लीजिएगा तो मैं अनुग्रहित रहूंगी. I'll be very grateful if you please focus your questions on this matter. This is the role of the central government. 14th of April 2024, 15 days before, this is the role of the central government. This is the role of not just the central government, this is the role of the head of the government, the Prime Minister himself, sharing a stage, encouraging this man, asking for votes, praising him in a public meeting. And this, when Narendra Modi was fully aware of what he has been charged with. He knew about the videos. He knew about this man's sexual misconduct. And he still went ahead, made him his candidate, praised him, shared a stage with him. Are you telling me Mr. Modi did not have a role in him fleeing? Answer that question for me. ये वो चिट्ठी है देवराज गौड़ा की जो उन्होंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जेपी नड्डा को, कर्नाटका के बीजेपी प्रेसिडेंट को लिखी दिसंबर 2023 में. इस चिट्ठी में उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में लिखा. इस चिट्ठी में उन्होंने वो सारे कुकृत्यों का वर्णन किया. उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी कीमत पर इस आदमी को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए. यह दिसंबर 2023 की चिट्ठी है. जनवरी 2024 में उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक रूप से प्रेस वाले आए, उनके सामने उन्होंने सारी बातें रखी. और मार्च में जब अमित शाह मैसूर गए तो सिर्फ देवराज गौड़ा ने नहीं, बीजेपी के तमाम और नेताओं ने, उसमें से पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा, पूर्व विधायक एटी रामास्वामी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस जाहिल, इस दरिंदे को टिकट मत दीजिए. उसके बावजूद भी टिकट दिया गया. उसके बावजूद टिकट ही नहीं दिया गया, उसके बावजूद उसका प्रचार भी किया गया, उसके बावजूद उसको प्रोत्साहित भी किया गया, उसके कंधे पर हाथ रख के उसकी प्रशंसा भी की गई. यह है नरेंद्र मोदी का असली चाल चरित्र और चेहरा. मुंह नहीं होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री का औरतों का नाम लेने के लिए. आधी आबादी की बात करते हैं, किस हैसियत से मंगलसूत्र की बात करते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को अपनी गोदी में बिठाकर जो औरतों के साथ, 63 साल की एक वृद्ध महिला के साथ, सोच सकते हैं आप, आपके घर में जो औरतें मजबूरी में काम कर रही हैं उनके साथ, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जिला पंचायत सदस्यों के साथ, महिला सांसदों के साथ, यह असलियत है इस आदमी की. और उस आदमी को प्रोत्साहित करने का, संरक्षण देने का काम कोई और नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. There are thousands of videos, and because those videos are under SIT, I will not be able to reveal the identities of those women. I think it's only fair that the probe does it. But about 3,000 videos have surfaced where hundreds of women have been found being molested by this man. And he has fled this country. He was your candidate. You went and campaigned for him. He's now fled the country. But believe you me, the Karnataka government will ensure that he's extradited and he faces the might of Indian law. That's what we hear. And हाँ, इसके अलावा कोई इस पे और सवाल? महिलाओं को तो मुझे लगता है थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए कि ऐसे देश में हम रह रहे हैं. घिन आती है
कि जहां का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों का सहयोग कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। शायद इसीलिए आप लोग सवाल पूछने में असमर्थ हैं। जी one of you will have to ask the question, decide which one. किस तरह से पार्टी देखती है? आप सवाल पूछ चुके हैं उनका। नामांकन की उस पे धारा जोड़ी गई है हत्या के प्रयास की, तो क्या ये माना जाए कि वो अगर आप बोल चुके हो तो मैं जवाब दे दूं। आपने जिन सज्जन का नाम लिया उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज चलते हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा किया गया जिसमें हत्या की धारा जोड़ी गई। उनके ऊपर क्या प्रेशर था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही कोई जाकर अपना नामांकन वापस नहीं ले लेता है और बीजेपी का दामन नहीं थाम लेता है। जब हम चीख चीख कर कहते हैं कि इस लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो यह लोकतंत्र का चीरहरण ही है। कैंडिडेट्स को डरा धमकाकर, उनके प्रस्तावकों को डरा धमकाकर, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी धाराएं लगाकर, उनके धंधा पानी को चौपट करके जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको चुनाव जीतना नहीं कहते हैं, इसको लोकतंत्र का चीरहरण कहते हैं। और वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी और खुद उसके शीर्ष नेता कर रहे हैं। The gentleman in question has multiple universities and colleges in the state that we spoke about. The gentleman in question was slapped with, one of the charges slapped against him was of murder. It is not natural, it is not normal, it is not ordinary that somebody just withdraws their candidature and joins the BJP. When we say that India's democracy is under threat, this is the threat that we speak about. The threat is to coax candidates, to put pressure for them to withdraw, to intimidate them, to intimidate their proposers, and that is what is happening. So anybody who questions us, and multiple colleagues of yours question us, kahan hai democracy khatre mein? Yahan hai democracy khatre mein. When you are putting pressure, when intimidation is of the kind where people are having to withdraw from electoral contests, where is a free and fair election? Where is a free and fair election when the Prime Minister delivers a hate speech, but he is not held responsible? The notice instead goes to the party president. Where is a free and fair election when the Election Commission looks the other way, when candidate after candidate is being intimidated? I think these are questions that you should raise more than me. शिवराज सिंह चौहान इसी पे कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की चमत्कारी नीतियों का नतीजा है कि कांग्रेस के लोग भी अब भाजपा में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की चमत्कारी नीतियां ये हैं। प्रधानमंत्री का चमत्कार प्रज्वल रेवन्ना में दिखता है, जो सैकड़ों औरतों का बलात्कार करता है, उनका यौन शोषण करता है, उसके वीडियो सामने आते हैं। 5 महीने से प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी है और उसके बाद भी उसको ना सिर्फ अपना साझा उम्मीदवार बनाते हैं, उसके साथ मंच शेयर करते हैं, उसके कंधे पर और उसकी पीठ को थपथपाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे वोट मांगते हैं। यह है प्रधानमंत्री का चमत्कार। आगे मेरा मुंह मत खुलवाइए। Any other questions? जी बोलिए। पहले वाला जो आपका विषय था उससे संबंधित है। प्रधानमंत्री ने अभी एक रैली में कहा कि विपक्ष के लोग मैदान छोड़कर भाग चुके हैं और मेरी आवाज में भद्दी भद्दी वीडियो बना करके ये लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सूप तो सूप, बोले छलनी जिसमें 72 छेद। प्रधानमंत्री बात करेंगे वीडियो की काट छाट की, प्रधानमंत्री बात करेंगे भद्दी बातों की, प्रधानमंत्री बात करेंगे उनके स्टेटमेंट को कैसे चलाया जा रहा है। अरे थोड़ा गिरेबान में झांक कर देखिए, एक शब्द नहीं बोल पाइएगा। दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री, सबसे महंगी फेक न्यूज फैक्ट्री, जिसका काम ही है लोगों की रेपुटेशन को असैसिनेट करना, जिसका काम ही है एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ना, उनके बयानों को काट छाट तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना।
करोड़ों हजारों रुपए लगा दिए, लेकिन सच को छुपा नहीं पाए। और आज दुनिया जानती है कि राहुल गांधी क्या है। ये बोलेंगे प्रधानमंत्री को मुंह के दांत के तले उंगली दबानी चाहिए, शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक आप भद्दी बातें करिएगा तो आपको भद्दी बातें सुनाई देंगी। अगर आप महिलाओं की, अगर आप समुदायों की का तिरस्कार करिएगा तो महिलाएं आपके खिलाफ आज बोल रही हैं। आपके चैनल्स पर मैं देखती हूं ओपिनियन पोल्स, आपके चैनल्स पर मैं वॉक्स पॉप्स को सुनती हूं, जो आम जनता की बातें हैं, वो क्या क्या बातें प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। सुनकर दुख होता है, सुनकर दुख होता है कि इस देश के प्रधान पंत के लिए वो बातें कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री रोएंगे, मेरे नेता सही कहते हैं, अब रोने वाले हैं, जल्दी रोएंगे, देखते जाइए। अभी अभी सुप्रिया जी, कैंडिडेट तो नॉमिनेशन जो वापस ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डरा धमका कर, लेकिन लवली जी जो हैं, जो दिल्ली के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस डर के मारे वापस लिया, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? क्या तो आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बहुत सारी बातों का जवाब मैं देना चाहूंगी, लेकिन दूंगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं था जिसमें वो शामिल नहीं थे। जितना एक्सेस उनको लीडरशिप का, जितना एक्सेस उनको अध्यक्ष जी के यहाँ का, जितना एक्सेस उनको अध्यक्ष जी के ऑफिस का था, शायद ही कम लोगों को होता हो। तो उनकी बहुत सारी बातें निराधार हैं और मैं उसका पूरी तरह से खंडन करती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के दौरान यह करना कहीं ना कहीं आपकी नीयत पर सवाल जरूर उठाता है। मैंने बोल दिया उनसे। कई सारे एक्स एमएलएस थे, तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया दीपक बावरिया जी पर किस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो क्या पार्टी इस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी? चुनाव के दौरान आप रिजाइन करिए, आप दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करिए और एक्शन किसी और के खिलाफ लिया जाए। ये सुना है आपने कभी? PM face of India Alliance, he said that this country needs a stable government, and India Alliance, there will be for some time there will be the Prime Minister Sharad Pawar or Rahul Gandhi or Mamata Banerjee. So this country basically needs a stable government which can be given by BJP only. मैं बहुत खुश हूं। पहले मैं इसका जवाब हिंदी में दूंगी, उसके बाद अंग्रेजी में दूंगी। 2 हफ्ते पहले तक तो 400 पार का नारा चल रहा था। अब कह रहे हैं कि हमारे अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब मान गए कि सरकार तो हमारी बनने वाली है। इसका साधुवाद, मतलब समझ गए कि सत्ता में तो हम आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री शुरू करते थे रैली, 400 पार की बात करते थे, आज उन प्रधानमंत्री को रैली में जाकर बोलना पड़ रहा है कांग्रेस को वोट मत देना, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। मतलब आप मान रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा। असलियत यह है कि 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी की सारी कलई खुल गई है। बीजेपी का संविधान को बदलने का नापाक मंसूबा लोगों के सामने आ गया है। आरक्षण खत्म करने की जो सारा षड्यंत्र था, जो सारी साजिश थी, आज लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इनको उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पिछले 48 घंटे में 2-2 बार आरएसएस के प्रमुख, खुद मोदी जी, खुद गृह मंत्री जी आकर कह रहे हैं नहीं हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। आप आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए आप संविधान बदलना चाहते हैं और ये आपका आज का मत नहीं है। मोहन भागवत जी तो 2015 से कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करो। प्रधानमंत्री मोदी हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना को लेकर ही क्यों भ्रम फैला रहे हैं? आप बताइए ना, आप जातिगत जनगणना के साथ हैं या खिलाफ है? आप बताइए ना, आप आरक्षण के साथ है या खिलाफ है? क्योंकि आपकी पूरी पार्टी, गुरु गोलवलकर से लेकर आपके पहले जो आरएसएस के मीडिया पब्लिसिटी के हेड थे, वो खुद मोहन भागवत जी, सबने आरक्षण का दुर्विरोध किया है। ये संयोग नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेता अनंत हेगड़े, सांसद लल्लू सिंह, प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कह रही है संविधान बदल देंगे। तो ये देश ने चौकन्ने होकर सब सुन लिया है और आपका बोरिया बिस्तर गोल करने वाला है, क्योंकि ये देश सब कुछ सहेगा। ये देश आरक्षण के साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं सहेगा। As far as your question is concerned, I'll very briefly answer it in English since you asked me in that language. I am very glad that the Home Minister is talking about who our potential Prime Minister candidates will be. At least there is admission that Mr. Modi is not coming to power. At least there is admission
From saying 400, at least there is admission that the next government will be that of the India alliance. Now, who the Prime Minister will be or not be will be one of the decisions that we will take. But the reality is there is admission, there is cognizance, and I thank them for it. The reality also is that the country has seen through the sinister plot of trying to change the constitution, of ending reservations, because that has been the core philosophy of the RSS, from Mohan Bhagwat to Golwalkar to everybody else involved. They have consistently opposed reservations. Even the BJP, it is no coincidence that from Lallu Singh to Jyoti Mirda to Anant Hegde, they are all talking about changing the constitution. What does changing the constitution mean? It simply means denying people the right to reservation. It simply means to act against Dalits. It simply means to act against tribals. It simply means to act against the backward classes and the poor who belong to the general category. The people of this country have understood your sinister plot and they will throw you out. सुप्रिया जी, अमेठी और रायबरेली पर सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सीईसी हुई थी उसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं हुई। क्या गांधी परिवार के सदस्य ही इन 2 सीटों से लड़ेंगे और कब कांग्रेस इसकी घोषणा कर सकती है? ये कहना गलत होगा कि क्लैरिटी नहीं हुई। वहां पर पूरी तरह से अध्यक्ष जी को ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो डिसाइड करें, उनको ऑथराइज किया गया है, वो डिसाइड करें कैंडिडेट कौन होगा। चुनाव छुपकर तो लड़ा नहीं जा सकता है, चुनाव तो पूरे गाजे बाजे के साथ पूरे माहौल में बाहर लड़ा जाएगा। जैसे ही कैंडिडेट अनाउंस होगा आप लोगों को इस बारे में पता चलेगा। हमारे यहाँ ये डिसीजन बंद कमरे में 2 लोग नहीं लेते हैं। सीईसी ने एक अपना मत सामने रखा है और अब अध्यक्ष जी और सीईसी पर इसकी मोहर लगकर कैंडिडेट डिसाइड होगा। मेनका गांधी से पत्रकार ने सवाल किया, जाति और धार्मिक आधार पर चुनाव में जिस तरह से बातें होती कितनी जाए, तो उनका किस तरह का बंटवारा धार्मिक आधार पर नहीं हो, ऐसे माहौल खराब होगा, इसमें लोग फंसेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मेनका गांधी से लोगों ने कहा कि धार्मिक और जाति आधार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ऐसा बंटवारा होना चाहिए, तो उनका ऐसा गलत। मतलब वो प्रधानमंत्री को आईना दिखा रही हैं कि इस तरह के बंटवारे मत कीजिए। वो प्रधानमंत्री को आईना दिखा रही हैं कि मेरे बेटे का करियर चौपट करने के बाद ये काम मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं इस देश के साथ। आप ही के सांसद, आप ही के कैंडिडेट सब आपको आईना दिखा रहे हैं। अभी एक आदमी ने, उनका माइनॉरिटी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, थोड़ा आईना दिखाने का काम किया था कि ऐसी वाहियात बातें मोदी जी ना करें, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी से तो निकाला ही गया, गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए अब इनके साथ क्या होता है।